हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज़ में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था 2D एरे। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस इन जावा। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शंस को किस तरह से जावा प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जावा में फंक्शंस को मेथड कहा जाता है और जो मेथड हैं यानी फंक्शंस वो जावा में किसी क्लास के मेंबर होंगे। मतलब कि जावा में फंक्शन जो है वो ग्लोबली डिक्लेयर नहीं होता, उसको आपको किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसका आपको एक्सेस स्पेसिफायर भी डिफाइन करना पड़ेगा कि वो प्राइवेट फंक्शन है, प्रोटेक्टेड फंक्शन है या पब्लिक फंक्शन है। ये आपको पॉइंट्स याद रखना। अब आपको फंक्शंस के बारे में बताते हैं। स्टूडेंट, फंक्शंस यानी मेथड जो है एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो डेवलप किया गया है किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। दूसरा पॉइंट, फंक्शन तभी टास्क को परफॉर्म करेगा जब उसको कॉल किया जाए। तो यहाँ पे दो पॉइंट बने कि अगर आप किसी टास्क को बार बार अपने प्रोग्राम में रीयूज करना चाहते हैं तो आप उस टास्क को एक फंक्शन के फॉर्मेट में डेवलप कर लें और फिर उस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में जगह जगह कॉल कर लें। तो ये फंक्शन की एडवांटेज है कि फंक्शन को हम रीयूज कर सकते हैं। ठीक, फंक्शन जो है उसको डेवलप किया जाता है प्रोग्राम की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए और कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं जिसमें आपको ऐड ऑपरेशन करना है, माइनस का ऑपरेशन करना है, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का। तो आप ये जो चारों ऑपरेशंस हैं इनको एक ब्लॉक ऑफ कोड में ना लिखकर इनको अलग अलग सब पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। तो जो पार्ट्स हैं इनको हम फंक्शंस कहेंगे। मतलब ऐड का एक अलग फंक्शन बना लीजिए, माइनस का अलग बना लीजिए, मल्टीप्लाई का अलग और डिवाइड का अलग। अब इससे आपको क्या एडवांटेज मिलेगी कि आप इस कोड को अपने प्रोग्राम में जगह जगह जब यूज करना है तो आप इन फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। ये है एडवांटेज फंक्शंस, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे पॉइंट्स देखेंगे। पहला पॉइंट मैंने यही लिखा है कि एक मेथड अलाउ अस टू रीयूज कोड, इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोड। दूसरा पॉइंट है कि जावा में जो मेथड्स हैं वो किसी क्लास से बिलोंग होने जरूरी हैं, मतलब किसी क्लास का मेंबर होना उनका जरूरी है। मेथड जो है वो फंक्शंस की तरह ही होते हैं, ठीक है, लेकिन जावा में जो फंक्शंस हैं वो क्लास का मेंबर है। तो अगर वो क्लास का मेंबर है तो वो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कहलाएगा। ऑब्जेक्ट का बिहेवियर, इस पॉइंट को मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि आपने क्लास डेवलप करी है और क्लास का नाम रखा है आपने ABC। ओके, अब आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि क्लास में जो मेंबर होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन। फंक्शन को ही स्टूडेंट मेथड कहा जाता है और वेरिएबल को हम फील्ड कहते हैं। ओके, अब आप जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं या आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा तो ध्यान रखिएगा ये जो फील्ड है ये ऑब्जेक्ट की स्टेट होती है। ओके, यहाँ ऑब्जेक्ट अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। इस ऑब्जेक्ट की जो इंफॉर्मेशन है इन वेरिएबल्स में स्टोर होगी जिसको ऑब्जेक्ट की स्टेट कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा, फंक्शन, ऑब्जेक्ट का जो फंक्शन है वो बिहेवियर कहलाता है और जो बिहेवियर है वो फंक्शंस होते हैं। यानी कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या बिहेव करेगा, इसका कैसा बिहेवियर है, मतलब उसका क्या फंक्शन है, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा।
तो वो फंक्शंस जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कहलाते हैं। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट की स्टेट क्लास में डिक्लेयर किए गए वेरिएबल और ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्लास में डिक्लेयर किए गए फंक्शंस होते हैं। क्लियर? चलिए तीसरा पॉइंट, द प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स ऑफ ए मेथड आर एनक्लोज विद ब्रेसेस। मतलब जो आप प्रोग्राम में जो आप लॉजिक लिखने जा रहे हैं, यानी फंक्शन का जो लॉजिक है कि ये क्या परफॉर्म करेगा, वो ब्रेसेस में लिखा जाता है। तो देखिए इस तरह से लिखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप एक क्लास बनाने जा रहे हैं कैलकुलेटर, ठीक है, मैंने इसका नाम कैल सी रख दिया। अब आप यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड परफॉर्म करना चाहते हैं इस कैल सी के अंदर। तो आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन को बनाने का जो डिक्लेरेशन है, प्रोटोटाइप, वो है कि फंक्शन का सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखी जाती है कि फंक्शन हमें रिटर्न में क्या रिटर्न करेगा, इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, जो एक वेरिएबल होगा। फिर फंक्शन का नाम लिखा जाता है, फंक्शन नेम, कि फंक्शन को किस नाम से डेवलप किया जाएगा और उसको किस नाम से कॉल किया जाएगा। फिर फंक्शन नेम के आगे पैरेंथेसिस रखते हैं जिसमें आप इनपुट आर्गुमेंट पैरामीटर रिसीव करते हैं, ये मल्टीपल हो सकते हैं। ओके, फिर ये बॉडी होती है, ये ब्रेसेस हैं, ये ओपनिंग ब्रेसेस, ये क्लोजिंग ब्रेसेस। यहाँ जो आप लिखेंगे वो लॉजिक होगा। ओके, अब जैसे मुझे ऐड के लिए लॉजिक लिखना है, तो यहाँ जो फंक्शन नेम होगा वो मैं ऐड रख लूँगा क्योंकि ये मीनिंगफुल है। ठीक है, ऐड करने के लिए मिनिमम आपको 2 आर्गुमेंट चाहिए, यानी 2 पैरामीटर चाहिए। तो आपने एक पैरामीटर यहाँ पे एक्स ले लिया, एक पैरामीटर आपने वाई ले लिया। अब इनका टाइप भी आपको रखना है कि किस टाइप की वैल्यू लेंगे। आपने लिख दिया इंटीजर टाइप, इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई। तो ये कहलाते हैं आपके पैरामीटर, और इन पैरामीटर्स को कहा जाता है फॉर्मल पैरामीटर। ये मेरे दोनों फॉर्मल पैरामीटर। वैल्यू जहाँ से पास की जाएगी वो मेरे एक्चुअल पैरामीटर, जहाँ से वैल्यू एक्स वाई में रिसीव हो रही है, मतलब कहीं से वैल्यू भेजी जाएगी ना एक्स वाई की, तो जहाँ से भेजी जा रही है वो एक्चुअल पैरामीटर होंगे जहाँ से जो पास किए गए हैं, और जो ये रिसीव कर रहे हैं एक्स वाई, ये आपके फॉर्मल पैरामीटर। अब रिटर्न टाइप आपने लिख दिया है इसका इंट, यानी कि ये ऐड नाम का एक फंक्शन है जो 2 पैरामीटर इंटीजर टाइप रिसीव करेगा। अब जैसे रिसीव करने के बाद मैंने दोनों का ऐड कर दिया है, एक्स प्लस वाई। आंसर मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल जेड में आ चुका है। अब मैं यहाँ से रिटर्न टाइप लिखूंगा, रिटर्न कीवर्ड है और जेड, यानी कि ये फंक्शन ऐड जब कॉल किया जाएगा, जब ऐड को कॉल किया जाएगा तो 2 पैरामीटर आपको पास करने हैं इंटीजर टाइप, और ये फंक्शन अपनी बॉडी में उन दोनों पैरामीटर्स को ऐड करेगा और जो रिजल्ट होगा जेड में उसको आपको रिटर्न करेगा। तो ये एक फंक्शन बना के लिख गया, ये है ब्लॉक ऑफ कोड। और ये कब एग्जीक्यूट करेगा? जब आप इसे कॉल करेंगे। अगर आप इसको कॉल नहीं करेंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और ये हमेशा स्पेसिफिक टास्क, यानी ये हमेशा प्लस ही करके देगा आपको ऐड। क्लियर है? तो इसी तरह से आप माइनस के लिए फंक्शन लिख लेंगे, मल्टीप्लाई के लिए फंक्शन लिख लेंगे, डिवाइड के लिए फंक्शन लिख लेंगे, और अपने प्रोग्राम में जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी, आप उस फंक्शन को कॉल करते रहें। और फंक्शंस को आप जितने टाइम्स चाहें कॉल कर सकते हैं, इसलिए बोला जाता है कि आप इसको रीयूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये ऐड नाम का फंक्शन है। अब अगर मुझे इसको कॉल करना है तो ये ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कहलाएगा। तो आप पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो आपने एक लिखा ए बी सी ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू ए बी सी। लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब आपने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, और यहाँ से आप वैल्यू पास कर रहे हैं, और ये वैल्यू आपने पास करी है ए और बी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने डिक्लेयर कर रखा है एक ए वेरिएबल और एक वेरिएबल बी। ए और बी, ए की वैल्यू 15 और बी की वैल्यू 10। ओके, चलिए, तो यहाँ से ए जो है वो इस वेरिएबल एक्स में जाके स्टोर होगा, और जो बी है वो वाई में जाके स्टोर होगा। तो यहाँ पे ए और बी जो है वो एक्चुअल आर्गूमेंट है, इन्हें बोलेंगे एक्चुअल पैरामीटर कह दीजिए, एक्चुअल पैरामीटर, ये आपके एक्चुअल पैरामीटर। और जहाँ ये रिसीव हो रहे हैं एक्स वाई में, ये आपके फॉर्मल पैरामीटर, पैरामीटर। ओके,
ये आपके फॉर्मल पैरामीटर। अब एक्स वाई का यहाँ पे सम हुआ है, तो एक्स की वैल्यू जो है वो ए की वैल्यू, जो ए की वैल्यू है एक्स में कॉपी हुई है, डेट इज 15, और बी की वैल्यू जो वाई में हुई है वो है आपकी 10। दोनों का जो सम है वो जेड में आया है। अब जेड को आपने रिटर्न करा, यानी ये फंक्शन अपने अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उसका जो रिजल्ट है वो आपको वापस कर रहा है। तो हमेशा रिटर्न टाइप वहीं वापस जाएगी जहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ है। फंक्शन यहाँ कॉल हुआ है, ये कॉल हुआ है, तो रिटर्न टाइप आपको यहीं मिलने वाली है। तो आपने इसी के आगे ध्यान रखिएगा, आपने लिखा है इंटीजर सी इक्वल टू, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, अब ये फंक्शन आपको रिटर्न में जेड की वैल्यू कर रहा है, ये जेड जो है ये इसकी रिटर्न टाइप हो गई जो आपको सी में मिलेगी। अब अगर आप यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी, तो आउटपुट जो आएगा वो आएगा 25। 10 प्लस 15 प्लस 10 इज 25। तो ये रिटर्न टाइप जो है ये वापस वहीं आएगी जहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ है, ये भी याद रखना है। फंक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहला कि सबसे पहले आप फंक्शन की डिक्लेरेशन करेंगे, जो फंक्शन आप डेवलप करने जा रहे हैं उसकी डिक्लेरेशन करेंगे क्लास के अंदर, किसी क्लास के अंदर नहीं, किसी क्लास का वो मेंबर होना चाहिए। फंक्शन की डिक्लेरेशन में तीन चीज मेन है, एक फंक्शन की रिटर्न टाइप, एक फंक्शन का नाम, और उसके पैरामीटर जो वो रिसीव करेगा, फॉर्मल पैरामीटर। फिर आप फंक्शन की बॉडी लिखेंगे, ठीक है। अगर फंक्शन की बॉडी में कोई रिटर्न टाइप है, ठीक है, तो फंक्शन की वो लास्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जहां भी रिटर्न होगा ना वहीं से फंक्शन का जो कंट्रोल है वो बाहर आ जाएगा। अगर आप रिटर्न टाइप ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा है कि लास्ट में होनी ज़रूरी है। लास्ट का मेरा मतलब ये है कि अगर रिटर्न टाइप बीच में आपने कहीं लिख दी है तो कंट्रोल वहीं से बाहर आ जाएगा, जो बाकी का नीचे का बचा हुआ कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि जो रिटर्न टाइप है, ठीक है, वो लास्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन नहीं होगा फंक्शन का। तो रिटर्न होते ही फंक्शन अपनी वैल्यू जो भी आप रिटर्न टाइप में लिख रहे हैं ये वापस वहीं पहुंचाता है जहां पर फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। अभी रिटर्न टाइप अगर फंक्शन की नहीं है तो आपको कीवर्ड यूज करना है void। जैसे यहाँ पर फंक्शन की रिटर्न टाइप इंट है, क्योंकि आप यहाँ से जेड रिटर्न करा रहे हैं और जेड हमारा इंटीजर टाइप है, इसलिए इस फंक्शन की रिटर्न टाइप भी इंट है। लेकिन अगर इस फंक्शन की रिटर्न टाइप नहीं है तो आप यहाँ पर कीवर्ड यूज करेंगे void। void कीवर्ड का मतलब है कि ये फंक्शन रिटर्न में आपको कुछ नहीं करेगा, फिर आपको ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखनी। अगर आपने void लिखा है तो ये फंक्शन रिटर्न में आपको कुछ वापस नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से फंक्शन की डिक्लेरेशन हम करते हैं। अभी मैं आपको इन फंक्शन, ये जो फंक्शंस हैं यानी मेथड जो है, इनकी जो प्रोटोटाइप है वो मैं आपको अभी इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। 4 तरह की प्रोटोटाइप होती हैं, चारों तरह से आपको बताते हैं कि किस तरह से लिखी जाएगी। चलिए, तो ये 3 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं कि फंक्शन को यूज़ किया जाता है कोड को रीयूज़ करने के लिए, ठीक है। और फंक्शन को जो लिखा जाता है वो ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है उसकी बॉडी को, और जो फंक्शंस हैं वो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होते हैं। चलिए, अब स्टूडेंट फंक्शंस को 2 तरह से इन्वोक किया जाता है, एक है कॉल बाय वैल्यू और एक है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू का मतलब होता है कि फंक्शन में यानी मेथड में जो आप वैल्यू पास करेंगे एज ए पैरामीटर, ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर आपने पास किया है मेथड के अंदर, तो मेथड उसको रिसीव करेगा अपने पास फॉर्मल पैरामीटर। अगर फॉर्मल पैरामीटर में कोई चेंजेस होंगे तो वो एक्चुअल पैरामीटर पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ये कॉल बाय वैल्यू होता है, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस में हम मेथड के अंदर वेरिएबल की वैल्यू को पास नहीं करते, वेरिएबल का रेफरेंस पास होता है, और जावा में रेफरेंस के लिए ऑब्जेक्ट का यूज होता है एज ए पैरामीटर। तो मोटे तौर पे आप इस तरह समझिए कि अगर फंक्शन में पैरामीटर पास हो रहे हैं तो वो कॉल बाय वैल्यू है, और अगर फंक्शन में रेफरेंस पास हो रहा है तो वो कॉल बाय रेफरेंस है। रेफरेंस यानी ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, ठीक है। और एक फंक्शन की एक्चुअल पैरामीटर होता है और एक फंक्शन का फॉर्मल पैरामीटर होता है।
इस चीज को मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। देखिए, कॉल बाय वैल्यू, आपने एक फंक्शन लिखा है, फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख लीजिए। आपने वॉइड, ये तो होगी इसकी रिटर्न टाइप। ओके, फंक्शन का नाम रखा आपने फंक्शन वन, fun1, और ये पैरामीटर लिए। अब देखिए, ये पैरामीटर जो है ये प्रिमिटिव टाइप है, ठीक है, प्रिमिटिव पैरामीटर है, ये लीजिए। ओके, अब अगर आप इस फंक्शन को पास करें, फंक्शन वन, और इसमें एक वैल्यू पास करें a और b। ओके, ये सिर्फ जनरल सिंटैक्स लिख रहा हूं मैं। इंटीजर a की वैल्यू 15 है और b की वैल्यू 10 है। तो जो a है ये कॉपी हो गया x में वैल्यू, और b की वैल्यू कॉपी हो गई y। ओके, तो स्टूडेंट a और b हमारे एक्चुअल पैरामीटर हो गए, ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर हैं, और x और y मेरे फॉर्मल पैरामीटर। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होगा कि जब आप एक्स वाई में अगर कोई चेंजेस कर रहे हैं, जैसे आपने x की वैल्यू यहाँ पर 15 कॉपी हुई है और y की वैल्यू यहाँ पर 10 है, अगर आप x में 2 ऐड कर दे रहे हैं, x+2, और y में आप 2 माइनस कर दे रहे हैं, तो अब x की वैल्यू तो हो चुकी है 17 और y की वैल्यू हो चुकी है 8। क्लियर, एक्स वाई की वैल्यू में चेंजेस हो गए। अब अगर आप यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए और बी को प्रिंट करा के देखेंगे, ए एंड बी, तो आप देखेंगे कि ए में 15 ही आएगा और बी में आपका 10 आएगा, यानी कि ए और बी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ए में 15 ही मिलेगा, बी में आपको 10 मिलेगा। इसे कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू का मतलब ये है कि अगर फॉर्मल पैरामीटर में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वो चेंजेस एक्चुअल पैरामीटर पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ये है कॉल बाय वैल्यू। ओके, अब देखिए कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, कॉल बाय रेफरेंस में आपने फंक्शन बनाया वॉइड, ये आपने फंक्शन बना लिया फंक्शन टू, और इसमें आप रेफरेंस ले रहे हैं। रेफरेंस का मतलब हो गया यहाँ पर जो पैरामीटर आएगा वो एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो मान के चलिए आपके पास एक स्टूडेंट क्लास है और ये एक्स उसका पैरामीटर हो गया। ठीक है, अब आपने यहाँ पर एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर आउटसाइड द फंक्शन, जैसे यहाँ पर आपने ये लिया था ए और बी। स्टूडेंट, ये आपने लिया है स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ओके, चलिए, अब स्टूडेंट क्लास आपने एक बना रखी होगी। मान के चलिए ये एक स्टूडेंट क्लास है, क्लास स्टूडेंट। ओके, यहाँ पर आपने एक पैरामीटर ले रखा है रोल नंबर। ओके, और यहाँ पर आपने एक स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है, इंटीजर एक्स, जो रोल नंबर को इनिशियलाइज कर रहा है। चलिए, अब आपने यहाँ से एक रोल नंबर आपने, या स्टूडेंट, इसे समझिए कंस्ट्रक्टर हटा दीजिए। अभी ऐसा हो सकता है कि अभी मैंने कंस्ट्रक्टर आपको नहीं पढ़ाया ना, तो शायद ये कंफ्यूजन पैदा करे, तो मैंने हटा दिया। बस आप ये समझ लीजिए कि आपके पास एक स्टूडेंट क्लास है जिसके अंदर एक वेरिएबल है रोल नंबर। बस इतना समझिए, ठीक है। अब आपने एच डॉट रोल नंबर, यानी स्टूडेंट का जो रोल नंबर सेट किया है वो आपने सेट किया है 100। ओके, अब आपने इस फंक्शन टू को कॉल किया, फंक्शन टू को कॉल किया, फंक्शन टू, और आपने यहाँ से एस पास किया। अब एस क्या है? एस एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से ना जब ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो रेफरेंस पास होता है। यहाँ पर जो एक्स है, एक्स, उसके पास स्टूडेंट एस का जो ऑब्जेक्ट है ना एस, इसका रेफरेंस आया। ठीक है, इसको आप यूँ समझ लीजिए ये एलियाज हो गया। ठीक है, एलियाज बन गया, उर्फ। ठीक है, एस उर्फ एक्स,
ये रेफरेंस हो गया। अब अगर आप यहाँ लिख रहे हैं एक्स डॉट रोल नंबर इक्वल टू 200, ये आपने लिखा है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर रोल नंबर प्रिंट करा के देखें स्टूडेंट का एस डॉट रोल नंबर, तो यहाँ पर आपको 200 मिलेगा, क्योंकि वो चेंजेस हुए जो हैं वो आपके रिफ्लेक्ट होंगे। ये आपका फॉर्मल है, ये तो आपको पता ही है, ये फॉर्मल है, और जो आप एस पास कर रहे हैं यहाँ पर ये एक्चुअल है। तो एक्चुअल पैरामीटर में जो है रोल नंबर वो 100 है, जो एज ए आर्गुमेंट पैरामीटर पास किया गया है फंक्शन 2 में। फंक्शन 2 ने उसको रिसीव करा है एक्स में, तो यहाँ पे जो एक्स है उसका टाइप ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि वो स्टूडेंट क्लास का है। तो ये पैरामीटर एक्स जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, रेफरेंस हो गया, इसको हम एलियास भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पर एक्स में अगर चेंजेस करें, यानी कि आप रेफरेंस पे चेंजेस कर रहे हैं, तो वो आपके एस वेरिएबल में भी रिफ्लेक्ट होंगे, ये कॉल बाय रेफरेंस है, ठीक है, समझ में आ गया। तो दो तरह से फंक्शन कॉल किए जाते हैं, इन दोनों का मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अगर आप डिफरेंस देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक डिफरेंस भी यहाँ पर मेरे पास है, वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको इस तरह समझिए, कॉल बाय वैल्यू, कि आपके पास एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है इंट ए, जिसकी आपने वैल्यू 45 असाइन कर रखी है, ठीक है। फिर आप एक इंटीजर वेरिएबल बी डिक्लेयर करते हैं और ए की उसमें कॉपी कर देते हैं, यानी कि ए की जो वैल्यू है वो बी में कॉपी हुई है। तो देखिए, मैंने उसको यहाँ पे समझा रखा है कि जो वेरिएबल ए है उसकी वैल्यू 45 है, और जो वेरिएबल ए का एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस जो आपकी रैम में है, ये एड्रेस जो है स्टूडेंट रैम में होता है आपके, मेमोरी एड्रेस, वो FFF4 है, ये रेफरेंस है, ठीक है, ए का, ये रेफरेंस मतलब मेमोरी है। बी की जो मेमोरी है वो है FF2, ठीक, ये ए का रेफरेंस है, ये बी का है। आपने ए की वैल्यू कॉपी कर दी बी में, आपने लिखा ना बी बराबर ए, तो यहाँ से क्या होगा, जो ए की कॉपी है वो बी में जाएगी, तो वैल्यू की कॉपी जाएगी। तो बी में भी आप देखेंगे ए में 45 था तो बी में भी 45 हो गया, क्योंकि वैल्यू कॉपी हो गई ए की बी में। बाद में आपने ए में चेंजेस करे, आपने बी इक्वल टू 60 करा, तो वो 45 को रिप्लेस करेगा बी की वैल्यू में, और वहाँ पे 60 हो जाएगा, यानी कि बी में वैल्यू 60 हो गई है, लेकिन ये चेंजेस आपको ए में नहीं मिलेंगे, जबकि आप लिख रहे हो बी बराबर ए। तो यहाँ पे बी बराबर ए का मतलब है कि ए की डुप्लीकेट कॉपी वैल्यू की बी में पास हुई है, आप इस तरह समझिए। तो अगर आप कोई बी में कोई चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस ए पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, इसको कॉल बाय वैल्यू कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या है, वैल्यू एज ए पैरामीटर पास किया जाता है, वेरिएबल की वैल्यू पास की जाती है, ठीक है। अब रेफरेंस में देखिए, रेफरेंस में ऑब्जेक्ट टाइप होता है, यहाँ पे प्रिमिटिव हमेशा देखिएगा, कॉल बाय वैल्यू प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प से बनते हैं, और जो कॉल बाय रेफरेंस होंगे वो ऑब्जेक्ट जब आप डेटा टाइप पास करेंगे। जैसे एग्जांपल दिया है कि यहाँ पर आप एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाया आपने E1 के नाम से, E1, और उसमें वैल्यू स्टोर करी आपने 45, जो मेमोरी एड्रेस FFF4 पर स्टोर है, मतलब E1 का ये रेफरेंस है, ओके। अब आप यहाँ लिख रहे हैं E2 बराबर E1, तो यहाँ पर E1 की कॉपी नहीं जाएगी, यहाँ पर E2 में उसका रेफरेंस जाएगा, यानी कि E1 का जो रेफरेंस है वही रेफरेंस E2 को असाइन कर दिया गया, यानी E2 भी इसी रेफरेंस पर है। देख लीजिए, मैंने दोनों सेम रख रखे हैं ना, दोनों सेम है रेफरेंस, तो E1 और E2 दोनों एक ही रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं, क्लियर है। अब अगर आप E2 की वैल्यू में कोई चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस E2 में भी होंगे और E1 में भी होंगे, क्योंकि दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम है। तो अगर आप यहाँ पर E2 में चेंजेस कर रहे हैं तो उसका मतलब है वो चेंजेस कहाँ पर हो रहे हैं, वो चेंजेस इस एड्रेस पर हो रहे हैं ना। अभी इस एड्रेस को E1 भी तो पॉइंट कर रहा है,
तो आप चेक करेंगे E2 को, तो आप चेक करेंगे कि E2 में भी आपको 60 नजर आएगा। समझ में आ गया? ये होता है कॉल बाय रेफरेंस। आप कहें तो मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज का एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए, ये एक हाउस है जिसका एड्रेस है 211/5, ये एड्रेस है। अब एक व्यक्ति है अमित, इसने इस हाउस को रेंट पे लिया है। ठीक है, क्लियर है? थोड़े दिन बाद इसने अपने दोस्त को भी अपने साथ इस हाउस में रख लिया कि आप, एक दोस्त और रह गया, रवि। इसने कहा कि रवि तुम मेरे साथ रहने लगो, तो रवि का भी तो यही एड्रेस होगा। अब देख लीजिए, व्यक्ति दोनों अलग अलग हैं, अमित और रवि, लेकिन दोनों का जो एड्रेस है वो तो सेम है। मैं यही चीज समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अब अगर रवि यहाँ पर कोई चेंजेस करता है, मान के चलिए रवि ने इसको रेड कलर का पेंट करा दिया इस हाउस को, तो अमित को भी तो रेड नजर आएगा, क्योंकि रेफरेंस दोनों का सेम है, एक ही तो एड्रेस है। अब अगर अमित इसको ग्रीन करा देता है तो रवि के लिए भी वो ग्रीन हो गया। इसको रेफरेंस कहते हैं स्टूडेंट, जो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। ये चीज कि दोनों का रेफरेंस सेम है, E1 और E2 का। तो अगर E1 में कोई चेंजेस हो रहे हैं या E2 में, वो एक ही रेफरेंस पे हो रहे हैं। ठीक है, जैसे बैंक में जॉइंट अकाउंट समझ लीजिए, दूसरा एग्जांपल, इस तरह से नहीं समझे तो समझिए बैंक में आपने एक जॉइंट अकाउंट ले लिया, दो व्यक्ति में जॉइंट अकाउंट, एक ए व्यक्ति है, एक बी है, दोनों का जॉइंट अकाउंट है, तो दोनों का जॉइंट अकाउंट नंबर सेम होगा ना। मान के चले इसका अकाउंट नंबर 211 है, तो उसका भी तो 211 है। अब अगर ए कोई ट्रांजेक्शन करता है इसमें, तो ट्रांजेक्शन बी के अकाउंट में भी तो नजर आएंगी, क्योंकि दोनों का क्या है, सेम अकाउंट है। ये चीज है रेफरेंस के केस में, यहाँ पर ए और बी का रेफरेंस सेम है, और वो कॉल बाय रेफरेंस यानी ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है। मतलब जब आप फंक्शन में पैरामीटर पास करेंगे ऑब्जेक्ट, तो कॉल बाय रेफरेंस हो जाएगा। अगर फंक्शन में पैरामीटर पास करेंगे आप प्रिमिटिव, तो कॉल बाय वैल्यू हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, अब फंक्शन को लिखने के स्टूडेंट चार तरीके हैं। एक ही फंक्शन को आप चार तरीके से लिख सकते हैं। आप रिटर्न वैल्यू के साथ, नो रिटर्न वैल्यू के साथ, नो आर्गूमेंट रिटर्न वैल्यू, नो आर्गूमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू। चलिए, सबसे पहले हम आपको इसके सिग्नेचर समझाते हैं कि सिग्नेचर क्या है, आर्गूमेंट विद रिटर्न वैल्यू किसे कहते हैं। जैसे आप एक फंक्शन लिखने जा रहे हैं, फंक्शन 1, तो आपने इसके अंदर पैरामीटर रिसीव करा, इसे बोलते हैं आर्गूमेंट। देखिए, ये जो होता है ये आर्गूमेंट कहलाता है, आर्गूमेंट। ओके, जो आप इसमें रिसीव कर रहे हैं पैरामीटर, फंक्शन के आगे जो लिखा जाता है, ये फंक्शन की यहाँ पर रिटर्न टाइप होती है कि ये फंक्शन हमें रिटर्न में, यानी कि इसका जो आउटपुट है, जो हमें ये रिटर्न करेगा, उसका टाइप क्या है। आर्गूमेंट में आपने दो इंटीजर टाइप वेरिएबल ले लिए, मुझे दो इंटीजर टाइप वेरिएबल एज ए पैरामीटर रिसीव कराने हैं इस फंक्शन 1 में, और एक पैरामीटर मुझे एज ए रिटर्न टाइप वापस करना है, तो आपने इसी के आगे लिख दिया है इंट। तो ये फंक्शन 1 दो पैरामीटर रिसीव करेगा और एक पैरामीटर रिटर्न करेगा। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, जो फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है वो एक बार में केवल एक ही पैरामीटर हो सकता है, किसी भी टाइप का। लेकिन आर्गुमेंट मल्टीपल हो सकती है, जो आर्गुमेंट्स हैं ये आपकी मल्टीपल हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है और डिस्टिंक्ट भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। ओके, जरूरी नहीं है कि दोनों इंटीजर हो, आप एक इंटीजर ले लो, एक फ्लोट ले लो, और ठीक है। तो जिस फंक्शन में आर्गुमेंट और रिटर्न दोनों होती हैं, उन्हें कहा जाता है आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। फंक्शन आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, यानी ये सिग्नेचर जो है वो है आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, जिस फंक्शन में आर्गुमेंट और रिटर्न टाइप दोनों मेंशन हो। ठीक है, आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू बोलते हैं इसे। जिस फंक्शन में
आर्गुमेंट तो है इंट इंट, लेकिन रिटर्न टाइप नहीं है। तो रिटर्न टाइप नहीं होती तो वहां पे वॉइड लिखा जाता है। वॉइड वॉइड कीवर्ड का यूज किया जाता है। तो वॉइड इज ए कीवर्ड विच इज यूज्ड टू इग्नोर द रिटर्न टाइप। फंक्शन की रिटर्न टाइप यानी ये फंक्शन आपको आउटपुट में कुछ रिटर्न नहीं करेगा, फंक्शन 2, तो वॉइड लिख दो। फंक्शन 1 आपको रिटर्न टाइप में इंटीजर वैल्यू देगा, फंक्शन 2 कुछ नहीं देगा, तो आपको वॉइड कीवर्ड लिखना मैंडेटरी है। तो ये वाली जो सिग्नेचर है इसे कहेंगे हम आर्गुमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू, नो रिटर्न वैल्यू। ओके, क्या कहेंगे? आर्गुमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू। ये वाला सिग्नेचर, सिग्नेचर नंबर 2, आर्गुमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू। चलिए फंक्शन नंबर 3। अब आपने आर्गुमेंट में तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन रिटर्न टाइप में आपने इंट लिख दिया। ओके, तो ये कहलाएगा आपका नो आर्गुमेंट, यानी आर्गुमेंट तो कोई नहीं है, विद रिटर्न वैल्यू, विद रिटर्न वैल्यू। नो आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, आर्गुमेंट कोई नहीं है लेकिन रिटर्न वैल्यू है आपकी इंट टाइप। जरूरी नहीं है स्टूडेंट ये इंट हो, जरूरी नहीं है, ये फ्लोट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, प्रिमिटिव भी हो सकती है, नॉन प्रिमिटिव भी हो सकती है। ठीक है, चलिए फोर्थ, फंक्शन नंबर 4। इसमें आर्गुमेंट भी नहीं है, रिटर्न टाइप भी नहीं है, दोनों ही गायब है। ठीक है, तो आप लिखेंगे नो आर्गुमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू, मतलब ये सिग्नेचर जो है इसको कहा जाएगा नो आर्गुमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू। ना कोई आर्गुमेंट है, ना कोई इसकी रिटर्न टाइप है। ओके, तो ये 4 सिग्नेचर होते हैं किसी भी फंक्शन को लिखने के। ठीक है, चलिए अब आपको समझाते हैं ये किस तरह से वर्क करता है। देखिए सबसे पहले देखते हैं आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू वाला। ये देखिए मैंने एग्जांपल यहाँ पर तैयार कर रखा है स्टूडेंट। ये मतलब एक जनरल सिंटेक्स है। आप ये मत देखिएगा कि मैंने इस पर क्लास वगैरह नहीं लिखी है। अगर मैं आप चाहे तो मैं ऊपर लिख देता हूँ क्लास ABC। ओके, लीजिए। ठीक है, ये मैंने जनरल सिंटेक्स लिखा है, किसी क्लास से रिलेटेड नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने ऐड फंक्शन कॉल किया है, ऐड फंक्शन। ठीक, तो ये जो वैल्यू मैंने यहाँ से पास करी है 15, ये आपके इस x में रिसीव हो रही है, और ये 10 है इस y में रिसीव हो रही है। तो ये आपने आर्गुमेंट पास करी। ठीक, दोनों का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, दोनों का आंसर आपके पास z में आया। z की आपने रिटर्न टाइप में, क्योंकि आपने ऐड के आगे लिखा है इंट, यानी ये फंक्शन जो है 2 पैरामीटर रिसीव करेगा इंटीजर टाइप, और 1 पैरामीटर आपको रिटर्न करेगा एज ए रिटर्न टाइप। तो यहाँ से ये z रिटर्न होकर आपके पास इस w में आएगा। यहाँ पर आप सिंटेक्स देख रहे होंगे, मैंने printf लिखा है, ये हमारा C का सिंटेक्स है। ठीक है, तो मैंने जनरल लिखा था। क्लासेस के केस में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पर एक सिंटेक्स लिख दिया सिंपल, कि आपने इसको यहाँ पे प्रिंट करा लिया। ओके, तो ये आउटपुट आपको W में मिल गया, रिटर्न टाइप, यानी इस फंक्शन की रिटर्न टाइप आपको W में मिल रही है। तो स्टूडेंट जो आप यहाँ से वैल्यू पास कर रहे हैं इसे कहते हैं आर्गुमेंट, और जो आप रिसीव कर रहे हैं वो है रिटर्न टाइप। तो जिस फंक्शन में आर्गुमेंट और रिटर्न टाइप दोनों होती हैं उसे कहते हैं आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू सिग्नेचर। ठीक है, चलिए दूसरा है आर्गुमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू। इस वाले केस में देखिए यहाँ से आपने फंक्शन कॉल किया है। ओके, अब ये वैल्यू आपने इस x में पास की है, ये वैल्यू आपने इस y में पास की है, दोनों का सम किया, आउटपुट आपके पास z में आया रिजल्ट। अब आप रिजल्ट को देखो, वापस नहीं कर रहे, रिटर्न नहीं लिखा आपने, रिटर्न वाली स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि आपने इसके आगे वॉइड लिख दिया। अगर आप यहाँ पर अब रिटर्न लिखेंगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि आपने लिख रखा है कि हमें यहाँ से रिटर्न में कुछ नहीं भेजना। वॉइड का मतलब होता है इग्नोर द रिटर्न टाइप। तो ये स्टेटमेंट अगर आप लिखेंगे तो एरर आएगी, इसलिए आपको यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखना। तो आप क्या करेंगे, इस जेड को इसी फंक्शन के अंदर, जो ये फंक्शन है ऐड, इस फंक्शन के अंदर ही रिजल्ट को आप प्रिंट करा लेंगे।
ओके, पीछे वाले केस में ऐसा नहीं था। पीछे वाले केस में वैल्यू रिटर्न होकर इस मेन में वापस आई थी। ओके, और मेन के अंदर प्रिंट हुई थी। ये देखिए, ये देखिए, रिटर्न टाइप वापस किस में आई है? मेन में, मेन के अंदर जहाँ डब्लू ने रिसीव करी है उसे, और आप उसे प्रिंट करा रहे। ठीक है, ये है दोनों में डिफरेंस। ये देखिए, यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं है। चल, तीसरा देखिए, नो आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। ये देखिए, फंक्शन में मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं करा, यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं किया, तो देख लीजिए यहाँ पर भी वॉइड है। लिखना नहीं है स्टूडेंट, सिर्फ मैंने समझा रखा है वॉइड लिख के कि वॉइड है। वॉइड का मतलब ये खाली है, लिखना नहीं है आपको, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो आपने इस फंक्शन के अंदर ही वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए एक्स और वाई। ठीक है, और पैरामीटर आपने खुद इस फंक्शन के अंदर डिसाइड कर लिए। एक्स की वैल्यू 15, वाई की वैल्यू 10, दोनों का सम करके आपके पास जेड में आउटपुट आया है। जेड को आप रिटर्न कर रहे हो, रिटर्न होकर वो हमारे पास इस डब्ल्यू में आएगा। इस फंक्शन से रिटर्न टाइप हमें इस डब्ल्यू में मिलेगी, यानी इस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो इंट है। तो ये ऐड एक इंटीजर वैल्यू हमें दे डब्ल्यू में, जो जेड है, और आपने उसको प्रिंट करा लिया। तो देखिए, आर्गूमेंट में तो कुछ नहीं गया, आर्गूमेंट में तो कुछ नहीं जा रहा, लेकिन रिटर्न टाइप वापस आ रही है, रिटर्न आपको मिल रही है। तो उसे बोलेंगे नो आर्गूमेंट विद रिटर्न वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखिए, नो आर्गूमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू। ये देखिए, केवल ऐड को कॉल किया है, ना कोई आर्गूमेंट पास की, देखिए यहाँ पर ना कोई मैं रिटर्न टाइप यहाँ ले रहा हूँ, केवल फंक्शन को कॉल कर दिया। अब ये फंक्शन सारा काम खुद करेगा। वॉइड यहाँ नहीं लिखना, सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया वॉइड। वॉइड यहाँ लिखना है आपको। 10 और 15 दोनों का सम जेड में, और जेड को यहीं प्रिंट करा दिया गया। ओके, अब स्टूडेंट ये मैंने बेसिक सिंटेक्स ना सी लैंग्वेज का लिए रखा है, ये सी लैंग्वेज के सिंटेक्स नहीं है, वो मैंने जानबूझ के लिए थे, क्योंकि आप लोग जब जावा पढ़ रहे हैं तो इससे पहले आपने सी पढ़ के आए हैं, तो आप जल्दी समझ जाएंगे, इसलिए सिंटेक्स लिखे गए। अगर ये जावा का सिंटेक्स होगा स्टूडेंट, तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे इसमें। ठीक है, अभी मैं आपको जावा में लिख के दिखाऊंगा, ये सी लैंग्वेज के सिंटेक्स हैं, जिससे कि आप समझ जाएं। क्लियर? तो स्टूडेंट, यहाँ से कोई आर्गूमेंट भी पास नहीं की जा रही, देखिए कोई आर्गूमेंट नहीं है, और ना यहाँ से कोई रिटर्न वापस आ रही। तो इसे आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे नो आर्गूमेंट विद रिटर्न वैल्यू। आउटपुट हमेशा सेम आएगा, 15 और 10। अगर इसको प्लस किया जाए तो 25 आता है। अब आप इसमें यहाँ पे कोई भी सिग्नेचर लगा लो चारों में से, आंसर 25 ही आएगा। ठीक है, बस लिखने का तरीका सबका अलग अलग हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं आपको ये चारों प्रोग्राम, चारों सिग्नेचर एक प्रोग्राम में लिख कर दिखाता हूँ जावा में, इसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आज स्टूडेंट, ये हमारा मेन मेन क्लास है हमारी। ओके, अब मुझे चारों सिग्नेचर लिखे। तो देखिए, ये मैंने फंक्शन डिक्लेयर करने शुरू करे। सबसे पहले वाला मैं कर रहा हूँ आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। ओके, तो हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक इंट फंक्शन 1। ओके, इंटीजर x, इंटीजर y, और इंटीजर z इक्वल टू x प्लस वाई, और यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट पे लिखा है z। चलिए अब देखिए, ये जो फंक्शन है ये है आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। तो यहाँ पर जो एक्स वाई जो है, ये आपके फॉर्मल पैरामीटर हैं जो वैल्यू रिसीव करेंगे। दोनों का सम होगा, जेड में आंसर आएगा, और जेड को वापस रिटर्न किया जाएगा जहां पर ये फंक्शन कॉल किया गया। फंक्शन को कोई नाम दे दीजिए, ऐड वन नाम लिख लीजिए, ऐड वन, मीनिंगफुल है। ठीक है, चलिए अब आप क्या कर रहे हैं, इस मेन के अंदर इस ऐड वन को कॉल कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से कॉल करेंगे, आप लिखेंगे ऐड वन, और ये आपने वैल्यू पास करी 15 और 10। ओके, तो ये वैल्यू 15 जो है वो एक्स में जाके स्टोर हुई, दिखा रहा है आपको, और जो वाई में 10 पहुंचा है। दोनों का सम होकर एक्स प्लस वाई जेड में है। जेड को आप रिटर्न कर रहे हैं। अब रिटर्न स्टूडेंट्स यहीं वापस आएगी,
हमेशा ध्यान रखिएगा फंक्शन की रिटर्न टाइप वापस वहीं जाती है जहां पर फंक्शन कॉल किया गया है। यहाँ पर रिटर्न टाइप वापस आई है जो आप अपने पास एक वेरिएबल डब्लू में स्टोर करा रहे हो। अब ध्यान रखना यहाँ पे जो डब्लू का टाइप होगा वो फंक्शन के रिटर्न टाइप के सेम होना चाहिए। जैसे फंक्शन की रिटर्न टाइप इंटीजर है तो आपने यहाँ पर रिटर्न टाइप में डब्लू लिया है इंटीजर टाइप, तो इस जेड की कह सकते हैं कि जो वैल्यू है वो इस डब्लू में कॉपी हो गई है। ठीक है, अब आप डब्लू को यहाँ पे प्रिंट करा के देखिए। ये देखिए ये आपने प्रिंट कराया है, इसके आगे आपने लिख लिया एड वन इक्वल टू डब्लू। लीजिए हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब जो आंसर आपको मिलने वाला है इस फंक्शन के थ्रू वो मिलेगा 15 + 10 = 25। ये देखिए ये आ गया एड वन इक्वल टू 25। क्लियर है? तो स्टूडेंट ये फंक्शन, ये एक फंक्शन है जो ऐड परफॉर्म कर। चलिए अब आपको दूसरा फंक्शन लिख के दिखा। आर्गुमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू, आर्गुमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू। क्लियर? चलिए अब आपने यहां लिखा पब्लिक स्टैटिक void add2। ओके, आर्गुमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू, तो आर्गुमेंट तो है इसमें इंटीजर x इंटीजर y। क्लियर है? अब इन दोनों का आप सम कराइए, इंटीजर z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सम हो गया। लेकिन आप यहाँ पर रिटर्न नहीं करेंगे क्योंकि आपने void लिख दिया। अगर आप यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे तो एरर आएगी। क्लियर? जैसे मैं आपको अगर लिखूं तो देखिए अभी आपको यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट में एरर दे देगा। देखिए या आप कर्सर रख के देखिए, कह रहा कैन नॉट रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम ए मेथड विद वॉइड रिजल्ट। आगे इसने मना कर दिया, तो ये स्टेटमेंट आप गलत लिख रहे हैं क्योंकि आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि हम रिटर्न नहीं करेंगे, ये रिटर्न आपको वापस नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे, इस आउटपुट को रिजल्ट को यहीं प्रिंट करा दीजिए, फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करा दीजिए, क्योंकि फंक्शन के बाहर तो ये रिजल्ट जा ही नहीं सकता क्योंकि वॉइड लिखा हुआ है। तो आप इसको रिजल्ट को यहीं प्रिंट करा दीजिए फंक्शन के अंदर, विद इन फंक्शन। क्लियर? अब इसे कॉल कैसे करेंगे? कॉल आप सिंपल यहाँ लिखिए एड टू, ओके वैल्यू पास कर दीजिए 15, 10। बस आप आर्गुमेंट तो पास कर रहे हैं, पैरामीटर पास कर दिया आपने, लेकिन रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिल रहा। जैसे एड वन में आपको मिल रहा था, यहाँ नहीं मिलेगा। तो ये 15 और 10 आप यहाँ पर रिसीव होंगे, 15 यहाँ पे 10, दोनों का सम जेड में आएगा। जेड को रिटर्न नहीं किया गया, यहीं की यहीं विद इन फंक्शन प्रिंट करा दिया गया, आउटपुट सेम आएगा। ये देखिए, और ये देखिए आपके पास आउटपुट आ गया। क्लियर? चलिए अब तीसरा लिखते हैं। तीसरा है आपका नो आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। आर्गुमेंट कोई नहीं होगी लेकिन रिटर्न वैल्यू होगी, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? पब्लिक स्टैटिक इंट एड 3। देखिए और देखिए दोनों पैरामीटर जो हैं पैरेंथेसिस, ये जो एड 3 के हैं पैरामीटर मैंने नहीं लिखे हैं, मतलब यहाँ पर आप वॉइड तो नहीं लिखेंगे, ये वॉइड नहीं लिखना आपको, बस आप खाली छोड़ देंगे, इसका मतलब ही वॉइड है, मतलब कि यहाँ पर पैरामीटर अलाउड नहीं है एड 3। अब जब आप यहाँ पर एड 3 को कॉल करेंगे ना, तो देखिए विदाउट पैरामीटर कॉल कर रहे हैं आप। ठीक है, विदाउट पैरामीटर एड 3 को कॉल करेंगे, लेकिन एड 3 आपको रिजल्ट वापस करेगा, तो रिजल्ट को आपको फिर रिसीव करना पड़ेगा ना। तो आपने एक इंटीजर वेरिएबल मान के चलिए आप ले लिया जिसमें आप रिसीव कर रहे हैं एड 3 का रिजल्ट, और आप यहाँ प्रिंट करा देंगे रिजल्ट को। लीजिए आ गया आउटपुट आपके पास, समझ में आ गया एड 3 का। अब एड 3 काम किस पे करेगा? देखो एड 2 को तो पैरामीटर हमें एक्स वाई मिल रहे थे, एड 2 को, एड 1 को भी पैरामीटर मिल रहा था, लेकिन एड 3 में तो कोई पैरामीटर है ही नहीं, एज ए आर्गुमेंट पैरामीटर है ही नहीं। तो आप यहाँ पर पैरामीटर यहीं आप डिक्लेयर कर लेंगे, x इक्वल टू 15, वाई इक्वल टू 10।
एक्स और वाई आपने यहाँ पर खुद डिक्लेयर कर लिए पैरामीटर में, तो आपको मिलेंगे नहीं, तो आप फंक्शन की बॉडी के अंदर एक्स वाई डिक्लेयर कर लीजिए, उनका सम कर लीजिए एक्स प्लस वाई, रिजल्ट आपको जेड में मिल गया है, इसको रिटर्न करिए क्योंकि आपने वहां पर रिटर्न टाइप लिख रखी है। तो ये रिटर्न टाइप जो जेड है ये यहाँ पर आर में रिसीव हो जाएगी जेड की, ठीक है। तो लिखा ना आपने रिटर्न जेड, क्योंकि आपने यहाँ पर एड 3 में लिख रखा है कि ये रिटर्न में आपको इंट वापस करेगा, इंटीजर वैल्यू, और जेड हमारे एक इंटीजर वैल्यू है। ओके, अब ये आपको आर में मिल गई है, आर को हमने प्रिंट करा के देखा, लीजिए आउटपुट देखिए 15 + 10 = 25, एड 3 से भी आपको 25 ही मिल रहा है। चलिए अब फोर्थ वन, चौथा सिग्नेचर है, वो है नो आर्ग्यूमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू। ओके, तो आप यहां क्या लिखने वाले हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड एड 4। अब देखिए इसके पैरामीटर में कुछ नहीं है, मतलब आर्गुमेंट में कुछ नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर मतलब ये वॉइड ही है, लिखना नहीं है वॉइड क्योंकि सिंटेक्स में अलाउड नहीं है, पर पैरेंथेसिस को अगर आप खाली छोड़ देंगे तो वॉइड है, और रिटर्न टाइप में अभी आपने वॉइड लिखा है। तो बस अब आप क्या करेंगे, वेरिएबल आप यहीं डिक्लेयर करेंगे विद इन फंक्शन बॉडी, एक एक्स ले लिया, एक आपने वाई ले लिया, और इंटीजर जेड में आपने इन दोनों का सम करा लिया, और यहाँ लिख दिया रिटर्न, रिटर्न तो है नहीं तो आप यहीं कहीं एस आउट, और आपने आउटपुट भी यानी रिजल्ट विद इन फंक्शन ही प्रिंट करा लिया। तो जो फोर्थ वाला है उसका आप सिंटेक्स कैसे लिखेंगे, कॉल कैसे करेंगे, केवल आप ऐड 4 लिखेंगे, केवल ऐड 4। देखिए ना कोई पैरामीटर आप पास कर रहे हैं, ना कोई आर्गुमेंट आप रिसीव कर रहे हैं, सिर्फ ऐड 4 लिख दीजिए। ऐड 4 लिखते ही ये फंक्शन इन्वोक हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, और ये आपके लिए एक स्पेसिफिक टास्क करेगा, क्या, दोनों वेरिएबल का सम आपको मिल जाएगा। ठीक है, वेरिएबल आपने नहीं, ये फंक्शन के खुद के डिक्लेयर्ड वेरिएबल है, ये देखिए 25। क्लियर है। तो स्टूडेंट ये हैं सिग्नेचर, ये 4 सिग्नेचर होते हैं किसी भी लैंग्वेज में स्टूडेंट, चाहे आप सी पढ़ें, चाहे C++, ये जावा, आप कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं तो सिग्नेचर इसी तरह से लिखे जाते हैं। इसलिए फंक्शंस जो हैं वो एक बार अगर आप सही से पढ़ लें, उनका सिग्नेचर समझ जाएं, तो आपको दोबारा पढ़ने की भी जरूरत ही नहीं पड़े। ओके, तो अब स्टूडेंट ये हैं आपके फंक्शंस, जो मैंने फंक्शंस यानी मेथड आप विद इन क्लास हैं, ये आपके मेथड कहलाएगा। ये ऐड मेथड 1 है, ये ऐड मेथड 2 है, ऐड मेथड 3 है, ऐड मेथड 4 है। लेकिन आप देखेंगे कि यूजुअली हम मुंह से फंक्शंस ही बोलते हैं, हर कोई फंक्शन ही बोलेगा, लेकिन कहा जो जाता है वो मेथड है, जो सही शब्द है। ठीक, चलिए, तो स्टूडेंट्स ये हमने फंक्शंस कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉल बाय रेफरेंस का एक एग्जांपल दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब मेथड्स क्या होते हैं, किस तरह से उनको जावा में लिखा जाता है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल करके दिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।